गुड मॉर्निंग। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम विद्युत चालकता के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ आज हम अध्ययन करेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार होता है मेटल के अंदर, उसे हम दो तरह से, दो थ्योरीज हैं जिनके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को समझ सकते हैं। देखिए केस फर्स्ट, जिसमें हम ये मानेंगे कि चालक के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है तथा इनका टेम्परेचर फर्मी टेम्परेचर की तुलना में बहुत अधिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मटेरियल में दो तरह के बैंड्स, बेसिक बैंड्स होते हैं। एक होता है संयोजकता बैंड मतलब वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। तो देखिए यहाँ पर अगर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, मतलब चालन बैंड से बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन है जो कि कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं या कंडक्टिविटी में सहायक होते हैं, और उनका जो टेम्परेचर है इलेक्ट्रॉन्स का वो फर्मी टेम्परेचर की तुलना में बहुत अधिक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आइडियल गैस के समान व्यवहार करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। इसका मतलब इनका जो वितरण होगा वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इनका जो चालन इलेक्ट्रॉन्स में ऊर्जा का और वेग का वितरण, जैसा कि हम यहाँ पर इस फिगर से देख सकते हैं, यहाँ पर वेग का वितरण दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पर वेलोसिटीज़ की वैल्यू ली है और वाई एक्सिस पर हमने उनका वितरण लिया है, मतलब कि डिफरेंट वेलोसिटीज़ के कोरस्पॉन्डिंग, अलग अलग वेग की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग संख्या के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसा कि ज़ीरो वेलोसिटी अगर हम बात करें, ज़ीरो पर सबसे हाईएस्ट है, तो इसका मतलब स्थिर इलेक्ट्रॉन्स को दर्शा रहा है। जैसे जैसे वेग बढ़ता जाएगा प्लस एक्स दिशा में अगर हम देखें, प्लस एक्स दिशा में अगर हम देखें यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है, जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है प्लस एक्स दिशा में, ये नंबर कम होता हुआ चला जा रहा है। तो ग्राफ हमें क्या बता रहा है? तो इलेक्ट्रॉन जो गैस होती है, इलेक्ट्रॉन गैस जो आइडियल गैस के समान व्यवहार कर रही है, ये अनअपभ्रष्ट गैस है, मतलब नॉन डीजेनरेट गैस है। हर एक वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा वो एक ही होगा। तो ग्राफ जो ये बता रहा है हमें, वितरण फलन वाई एक्सिस के प्रति क्या है, सिमेट्रिक है तथा एक ही दिशा में गतिशील कणों की संख्या चरघातांकी रूप से कम होती है, क्योंकि वी एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पर इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी का हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, बहुत ज़्यादा टेंड्स टू इन्फिनिटी वैल्यू का अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर देखेंगे, तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? लगभग ज़ीरो, क्योंकि चरघातांकीय रूप से कम होती जा रही हैं। और वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, सिमेट्रिक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि वी एक्स का जो एक्सिस है, मतलब कि किसी वेलोसिटी पर अगर कोई नंबर हमें मिल रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए मिलेंगे। मतलब कोई अगर इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लस एक्स होगी, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन, लगभग लगभग उतने ही इलेक्ट्रॉन माइनस एक्स दिशा में भी वितरित होंगे। तो ओवरऑल जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। मतलब कि ये सिमेट्रिक है तो ज़ीरो हो जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू। अब देखिए सेकंड केस, यहाँ पर चालक के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होगी और इनका जो ताप होगा वो बहुत कम होगा फर्मी टेम्परेचर से। ये इलेक्ट्रॉन गैस डीजनरेट होगी। यहाँ पर एक से अधिक वैल्यूज़ मिल सकती हैं, एक ही वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है, या हम कहें कि एक ही वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन गैस डीजनरेट है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने वेलोसिटी ली है, यहाँ पर भी वाई एक्सिस हमें इनका वितरण बता रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन गैस की ऊर्जा या वेग का वितरण फर्मी डिराक स्टेट्स के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ ग्राफ जो है वाई एक्सिस के सापेक्ष सममित है, लेकिन जो वितरण है वो फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार हो रहा है। अगर हम कहें कि वी एक्स, यहाँ पर जो वी एफ हमें दर्शा रहा है, ये फर्मी वेलोसिटी है, फर्मी इलेक्ट्रॉन का वेग है। अगर वी एक्स वेरी वेरी लेस देन है वी एफ से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि वी एफ से नीचे के जो वेलोसिटी होगी उनका नंबर लगभग कांस्टेंट रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है, कांस्टेंट है, लगभग सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर वी एक्स वेरी अप्रोक्सीमेट इक्वल है वी एफ के,
Vx Vf के इक्वल हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोनेंशियली डिकेइंग हो गए। मतलब कि ये है कि इस पोर्शन में जब Vx लेस देन Vf है, इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है वो लगभग कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही Vx अप्रॉक्सीमेट इक्वल हुआ Vf के, तो यहाँ पर आते आते लगभग एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो दोनों ही फिगर से, जो हमने फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर और इधर ये फर्स्ट फिगर, इन दोनों से ही हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सभी दिशाओं में औसत वेग का मान 0 हो रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो दोनों ही ग्राफ्स हैं वो सिमेट्रिक हैं, इसलिए सभी दिशाओं में औसत वेग का मान हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। दैट इज विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान 0 होता है। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया हमने तो अपवाह वेग 0 है, और अपवाह वेग नहीं होगा तो चालकता नहीं होगी, तो विद्युत धारा 0 मिलेगी। अब देखिए ड्रूड लोरेंज थ्योरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन डिजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस। जो नॉन डिजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस, जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया, उसके लिए ड्रूड लॉरेंज ने अपनी थ्योरी दी थी, है ना। मैथमेटिकल इसका फॉर्मुलेशन है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी स्टेट्स को फॉलो करें? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, जो कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है। और नॉन डिजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस किसे कहेंगे? जो कि एम्बी स्टैटिस्टिक्स का पालन कर रहे वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स के समूह को। इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो, उनका कोई पेरेंटल एटम नहीं होता है, वो पूरे के पूरे मेटल में फ्रीली मूव करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं। इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स आयन कोर से बारंबार टकराएंगे, क्योंकि जैसे वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं मेटल के अंदर, मेटल में, तो वो बार बार किसी भी आयन कोर से टकराते रहेंगे, और टकराते रहेंगे तो उनकी डायरेक्शंस चेंज होती रहेंगी। तो पर्टिकुलर दिशा में नेट गति हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। कभी वो जिस भी दिशा में जा रहे हैं, कभी उसकी अपोजिट दिशा में जाएंगे, कभी प्लस एक्स में, कभी माइनस एक्स में, कभी प्लस वाई में, कभी माइनस वाई में, या किसी भी अन्य दिशा में। तो हर दिशा की नेगेटिव दिशा में भी सेम मोशन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे, तो ओवरऑल जो मोशन होगी वो 0 होगी। बाह्य बल क्षेत्र अगर हम लगाते हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, उसकी अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का माध्य वेग हमें 0 मिलता है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र E को अप्लाई किया किसी मेटल के ऊपर। उस मेटल में हम मान रहे हैं कि स्मॉल n जो है वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। जब इलेक्ट्रॉन्स पर प्लस x दिशा में विद्युत क्षेत्र Ex लगाया जाता है, हमने माना कि विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस x दिशा में लगा रहे हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स x दिशा में त्वरित हो जाते हैं। किधर जाएंगे? x दिशा में गतिशील होंगे। इसलिए x दिशा में इलेक्ट्रॉन्स का जो त्वरण होगा Ax, वो क्या होगा? माइनस ई एक्स अपॉन एम। त्वरण की वैल्यू होगी F अपॉन एम। F की वैल्यू होगी माइनस ई एक्स। माइनस ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो अपोजिट होता है। हमने अगर ई एक्स फील्ड लगाया है तो इलेक्ट्रॉन माइनस एक्स दिशा में मूव करेगा, लेकिन हमने यहाँ क्या किया? प्लस एक्स दिशा में दिखा दिया, तो नीचे हमने उसका साइन जो है वो माइनस दिखाया है ना, माइनस ई एक्स अपॉन एम, क्योंकि यहाँ पे हमने चार्ज के लिए माइनस ई लिया। ये माइनस इसीलिए लिया जाता है कि ये शो करता है कि ये अपोजिट मोशन होती है, चार्ज जो है नेगेटिव होता है। तो ए एक्स हमारा हो गया एफ अपॉन एम के अकॉर्डिंग माइनस ई एक्स अपॉन एम। देन ए क्या, ए एक्स की वैल्यू क्या है? डी वी एक्स अपॉन डी टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इकाई समय में परिवर्तन से वेग में चेंज। तो ये हमारा हो गया माइनस ई एक्स अपॉन एम। देन हम औसत वेग की अगर बात करें, वी एक्स को हमने औसत, साइन जो है वो औसत को शो करता है, तो औसत वेलोसिटी में जो चेंज है समय के साथ, दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस ई एक्स अपॉन एम। इसे हमने कह दिया है डी वी डी, क्योंकि हमारी औसत वेग ही क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस ई एक्स अपॉन एम। सिंस वी नो दैट जे एक्स इक्वल्स टू, जो करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व है, वो होता है माइनस एन ई वी डी। सो डी जे एक्स अपॉन डी टी हमने इसका समय के साथ अवकलन कर दिया है। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास एन ई स्क्वायर ई एक्स अपॉन एम। यहाँ पर हमने डी वी डी अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारा आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब
कि जो Jx में चेंज हो रहा है, करंट डेंसिटी धारा घनत्व में समय के साथ जो परिवर्तन है वो पॉजिटिव आ रहा है इन द फील्ड ऑफ कांस्टेंट Ex। जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र लगाया तो उसकी प्रेजेंस में धारा घनत्व में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। इसका मतलब धारा कंटिन्यू क्या हो रही है, समय के साथ बढ़ रही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया से इकाई क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरने वाली धारा ही क्या होती है, धारा घनत्व होती है। और उसमें परिवर्तन क्या आ रहा है, धनात्मक। इसका मतलब समय के साथ वो बढ़ रही है। सो बट प्रैक्टिकली, लेकिन हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली क्या होता है, इन कांस्टेंट Ex अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं, Ex लगाते हैं जो कि कांस्टेंट है, तो Jx भी हमारी कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं होता कभी कि आपने विद्युत क्षेत्र लगाया और धारा कंटिन्यूसली हमें बढ़ती भी मिलती है, ऐसा नहीं होता। बल्कि हमें क्या मिलती है, एक नियत धारा, नियत फील्ड में नियत धारा की प्राप्ति होती है। तो देखिए ड्रूड ने क्या एक्सप्लेनेशन दी अपनी थ्योरी के लिए। विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि तब तक होती है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन के वेग में, देखिए Jx में वृद्धि कब होगी, ये हम देखते हैं कि Jx में वृद्धि किसके वजह से पॉजिटिव वृद्धि हो रही है, वो हो रही है इसके Vd में परिवर्तन की वजह से। Vd में अगर परिवर्तन जितना ज़्यादा होगा उतना ही Jx में परिवर्तन होगा, धनात्मक परिवर्तन। तो अगर Vd कांस्टेंट होगा तो हम यहाँ देखते हैं कि ड्रूड ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया इसके लिए। ड्रूड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि तब तक होती है जब तक वह टकरा न जाए। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से संचित ऊर्जा को पूर्ण रूप से खो देता है। अतः विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन्स का अपवाह वेग बढ़ नहीं पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स त्वरित होकर बारंबार जालक आयन से टकराकर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में खोते रहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन जब फ्री था, जब हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो उसकी जो रैंडम मोशन है, उसकी जो यादृच्छिक गति है, वो दिशा हर एक दिशा में हो रही है और उस दिशा की अपोजिट डायरेक्शन में भी हो रही है। तो नेट वेलोसिटी हमें मिली 0। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर दिशा में गति मिली, इससे उसमें ऊर्जा का संचय हुआ, ऊर्जा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ले रहा है। लेकिन क्या ड्रूड ने क्या कहा कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मिलती है, वो जो जालक आयन है, आयन जालक आयन्स बन गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर तो आयन के रूप में एटम रह गया। तो उन आयन से टकराकर अपनी जो संचित ऊर्जा है उसका क्षय कर रहा है, उसको डीके कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कंटिन्यूसली डीके होती जाती है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हम कह रहे हैं, जो कि औसत वेग कहलाता है, वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कम हो जाता है और उसकी एक फिक्स वैल्यू बच जाती है उसके पास। तो वो जो वीडी है वो बढ़ नहीं पाता है, उसका वीडी बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे वो टकराता है वापस उसकी ऊर्जा खुद ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें रिलैक्सेशन प्रोसेसेस। रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या है, वे प्रोसेस जिसमें निकाय साम्यावस्था से हटने के उपरांत पुनः साम्यावस्था की ओर अग्रसर होता है, रिलैक्सेशन प्रोसेसेस या विश्रांति प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तो जब निकाय साम्यावस्था में रहता है, साम्यावस्था होती है बैलेंसिंग कंडीशन, कि जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज इक्विवेलेंट अवस्था में रहती हैं। मतलब कि पॉजिटिव स्थितिज ऊर्जा और ऋणात्मक स्थिति नेगेटिव स्थितिज ऊर्जा दोनों की दोनों इक्विवेलेंट अवस्था में रहती हैं, उसे कहते हैं हम रिलैक्सेशन प्रोसेसेस। उन्हें कहते हैं हम साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब क्या होता है कि कोई सिस्टम को जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट से हटा देते हैं, उसे थोड़ा सा इम्बैलेंस कर देते हैं, या तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा दो या उसकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ा दो, तो वो उससे उस स्टेट से हट जाएगा, उस स्टेट से थोड़ा सा उसका इम्बैलेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट जब वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट, हर जो सिस्टम होता है इस यूनिवर्स में, उसका क्या अप्रोच रहता है कि वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अप्रोच करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो इम्बैलेंस होता है तो वापस वो अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों स्टेट्स में जो समय लगता है, मतलब कि इम्बैलेंस स्टेट से बैलेंस स्टेट को प्राप्त करने में जो टाइम लगता है या जो प्रोसेस होती है, दैट आर कॉल्ड रिलैक्सेशन प्रोसेसेस। सो देखिए यहाँ पर -dvd/dt, इसका मतलब क्या है, समय के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह विवेग में परिवर्तन की दर है नेगेटिव, मतलब कि कम होने की दर है। ये नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है कि समय के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने लगा दिया टक्कर। क्योंकि जब हमने कहा, ड्रूड ने क्या कहा, हमने नहीं कहा, ड्रूड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयन कोर से टक्कर कर रहे हैं, टक्कर करके अपनी ऊर्जा का क्षय कर रहे हैं। तो इसका मतलब समय के साथ वीडी कम हो रही है।
दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी डी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का अपवाह वेग जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो समय के साथ उनकी जो वीडी का कम होने की दर है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा अपवाह वेग होगा समय के साथ उतना ही कम होगा। सो डी वी डी अपॉन डी टी टक्कर इक्वल्स टू, हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया 1/τ। सो दिस इज इक्वल टू माइनस वी डी अपॉन टो। सो दैट इज अपवाह वेग में कमी की दर जो है अपवाह वेग के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर 1/τ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसकी जो वीमा आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डी वी डी अपॉन डी टी है, वेग बटा समय है, और इधर क्या था, वी डी तो वेग है, तो टो डेफिनेटली क्या होगा, समय होगा, तो समय की विमा होगी। इसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल। ये क्या होता है कि ये वो समय होता है जिसमें कि सिस्टम या निकाय या इलेक्ट्रॉन अपनी जो इम्बैलेंस अवस्था है या जो साम्य अवस्था से जब वो हट गया था, तो जब वो वापस साम्य अवस्था प्राप्त करेगा तो इन दोनों के बीच में जो समय लगा उसे वो क्या है, विश्रांति काल है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, माना अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र लगाने पर वी डी 0 तक बढ़ता है। हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र लगाया तो अपवाह वेग वी डी नोट तक बढ़ता है और फिर विद्युत क्षेत्र हमने हटा लिया तो वापस क्या हो गई, साम्य अवस्था से इम्बैलेंस कंडीशन आ गई। सो डी वी डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस वी डी अपॉन टो। हमने वी डी को ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में और टो हो गया हमारा माइनस डी टी अपॉन टो। इसका हमने कर दिया इंटीग्रेशन। यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला वी डी का, वी डी विद टाइम, वी डी इक्वल टू वी डी ज़ीरो ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टो। तो वी डी नोट क्या है, वी डी नोट तो वो समय वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जब हमने विद्युत क्षेत्र लगाया था तो इलेक्ट्रॉन ने जो मैक्सिमम जो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो है। वी डी है समय के साथ, जिसे किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहें वो है, और ई रेज टू पावर माइनस टी हम जिस समय निकालना चाह रहे हैं वो टाइम टी है, और टो इसका फिक्स समय होता है, विश्रांति काल हम इसे कहते हैं। तो अगर मैं इसमें टी की जगह टो रख दूं तो मेरा वी डी क्या आएगा, वी डी आएगा मेरा 0.37 वी डी नोट। मतलब कि जितने समय में अपवाह वेग का मान घटकर मैक्सिमम वैल्यू का 37% रह जाता है वह समय विश्रांति काल कहलाता है। मैक्सिमम वैल्यू मेरी वी डी 0 है, इसका 37% जितना पार्ट रह गया वो समय मेरा क्या कहलाएगा, विश्रांति काल कहलाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लेंगे कुछ अदर टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। थैंक यू।